चलो, देखो सारे स्टैंडर्ड्स का क्या सीन है कि भाई निभाने पड़ेंगे। सीए ऑडिट करने जा रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड निभाओ भाई सारे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो भाई सैम्पलिंग का क्या है ना, 5 में से 3 सैंपल निकाल लिए। 530 आ रहा है समझ? ठीक है ना? 530 ऐसे किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। सैम्पलिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, सबसे पहले तो 100% ना आप चेक कर सकते हो, ना पॉसिबल है, और ना ही फीजिबल है। क्लियर है? तो दिक्कत ये है कि भाई पैसे इतने लग जाएंगे जितना ऑडिट का वो नहीं है, जितनी एंटिटी की वैल्यू नहीं है। इसलिए 100% तो भाई टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्टली भी है ना। और मेन बात ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस का जनरली इंटरनल कंट्रोल रहता है, तो आप हर चीज पे शक करो ऐसा वो भी नहीं है कि क्यों ही करना है। इंटरनल कंट्रोल रहते हैं, ऐसा थोड़ी कि एंटिटी को कोई होश ही नहीं है या कोई चिंता ही नहीं है कि चीजें सही भी हों, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो organizations typically have strong internal controls, reducing the likelihood of material errors and fraud in routine transactions. क्लियर है? तो फ्रॉड इतना भी आसान नहीं होता, ठीक है। चेंजिंग ऑडिट अप्रोच, एम्फसाइजिंग प्रिंसिपल्स एंड कंट्रोल ओवर एक्सटेंसिव रूटीन चेक। तो पुराने जमाने में क्या चलता था, रूटीन चेकिंग ज्यादा चलती थी। अब अपन कंट्रोल्स या प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे चेक कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, जिससे सारे ट्रांजेक्शन हो करके गुजरे। मटीरियलिटी वो लेवल है जिससे कि हमको ये पता लगता है कि भाई हमको कितनी डेप्थ में चेक करनी, कितने सैंपल निकालने। वेरी गुड। सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, है ना सर? छोटी मोटी चीजें छोड़ सकते हो। फिर ऑडिटर्स जजमेंट, द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग इज द ऑडिटर्स डिसीजन। मतलब, है ना, प्रोफेशनल जजमेंट है। नो रिक्वायरमेंट टू ऑलवेज यूज सैम्पलिंग, बट इफ सैम्पलिंग इज यूज्ड इट मस्ट फॉलो रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक्स। क्या बोल रहे हैं, है ना? पर, है ना, statistical sampling is grounded in scientific principles, providing more reliable conclusions than arbitrary methods। मतलब साइंटिफिक ज्यादा करो तो बेहतर होता है, जिससे कि ज्यादा बेहतर कंक्लूजन आपके निकलेंगे, आपके ऊपर विश्वास ज्यादा होगा। किसके मुकाबले, रैंडमली अगर चेक करोगे उसके मुकाबले, तो ये सिस्टमैटिकली करोगे तो ज्यादा बेटर है। ये, है ना? फिर क्या बोल रहे हैं, मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, लेस देन 100% चीजों पर प्रोसीजर लगाना। अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स विद इन द पॉपुलेशन। ये क्या है? ये है सैम्पलिंग। इंश्योरिंग ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सो द सैंपल रिप्रेजेंट्स द इंटायर। मतलब आप सैंपल ऐसे चूज करते हो कि सैंपल पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव हो। ऑब्जेक्टिव, provide a reasonable basis to draw conclusion about the population from which the sample is taken। तो मैंने अगर सैंपल निकाला है किसी भी चीज को चेक करने के लिए, लेजर में 1000 एंट्री है, मैंने कुछ सैंपल निकाला है 50-60 का, तो ये 50-60 रिप्रेजेंट करें किसको, इनको। मतलब मान लो 50 में 5 गलत निकले, तो मतलब ये ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए कि हाँ टोटल में 10% गलत है, तभी 50 में 5 निकले। तो आप सैंपल बहुत ध्यान से निकालो। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो जैसे मान लो कोई लेजर है जिसमें थ्रू आउट एंट्री 5-5 हजार की होती है रीजनेबली, तो फिर आप 2-4 सैंपल भी निकालोगे, वो ट्रू प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव रहेगा पूरी पॉपुलेशन। पर मान लो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के अमाउंट्स होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कुछ बहुत कम, तो फिर आप जब सैंपल निकालोगे तो छोटे अमाउंट, मिडिल अमाउंट,
बड़े अमाउंट सबका एक मिक्स सा होना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर है? अगर मान लो कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे 4 टाइप की चीजें होंगी, तो जब मैं सैंपल निकालूंगा तो मैं किस बात का ध्यान रखूंगा कि चारों टाइप की सेल से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकल जाए। ये ना हो कि जब मैं सेल में सैंपल निकाल रहा हूँ तो एक ही टाइप के सेल के सैंपल निकल जाए। तो ऐसे क्या होता है? वेरी, ऐसे वो एंटायर पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट। हम यही वाला पॉइंट पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव आपका बेसिकली क्या है कि पॉपुलेशन के बारे में हमको पता लग जाए किससे, सैंपल्स। हमारा मकसद यही कि हम पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन बना पाए, किसके बेसिस पर, सैंपलिंग के बेसिस। पांचवी चीज का स्कोप क्या है? इट अप्लाइज व्हेन ऑडिटर डिसाइड्स टू यूज सैम्पलिंग एंड ऑडिटर ऑलवेज डिसाइड्स टू यूज सैम्पलिंग। मतलब ये कोई वो वाली बात नहीं है, ये कोई वैसा नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहे हैं, वैसे करता है तो कर ही लेते हैं अपन उसके वर्क का यूज। कवर्स बोथ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स इन डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग द सैंपल। ठीक है? क्या सैंपल चाहिए वो आई विल डिसाइड, क्या what will be the sample and how the sample will be selected, performing test of control and test of details। ठीक है? फिर क्या है, इवेल्युएटिंग सैंपल। आ रहा है ये समझ में? क्या बोल रहे हैं? इसका स्कोप क्या है? अप्लाइज टू ऑडिटर जो डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना? स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है, हम लोग दोनों चीजों में डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग, ये तीनों पॉइंट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? क्योंकि पहले में बोल रहा है डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग, ये भी एक सब्सटैंशियली कवर किया है। दूसरा जो है सब्सटैंटिव में भी और कंट्रोल प्रोसीजर दोनों में आप क्या करते हो, अच्छे खासे सैंपल निकालते हो। और तीसरा क्या है, सैंपल का रिजल्ट का एवेल्यूएशन। एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप ऑलरेडी सैंपल कर रहे हो, तो फिर कोई गलती निकल गई तो आपकी एक एक आपका एक एक सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग मेनी मेनी ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? ये समझ गए ये जो बात बोली है? एक बार आगे का रीड करो, मैं बता रहा हूँ, नोट्स में है ना? ठीक है। हो गया? ये 3 बातें समझ में आई ना, कि ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो इन 3 बातों के बारे में बताता है वो, है ना? अब देखो, 500 से क्या लेंगे?
सैंपल निकालेंगे उसी का तो एविडेंस लेंगे ना। 500 इज एविडेंस, है ना। तो जो सैंपल निकाले हैं उसी का उसी में से एविडेंस निकालेंगे, है ना। तो सैंपल कैसे निकालने हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है। 100% डेटा इज पॉपुलेशन। कोई लेजर है, उसमें 1000 वाउचर है तो 1000 वाउचर इज पॉपुलेशन। उसमें से तुम सैंपल निकालोगे 5, 50, 2000 सैंपल। पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं। क्लियर है। द एंटायर सेट ऑफ डेटा जिसमें से सैंपल निकालते हैं, जिस पर कि ऑडिटर कंक्लूजन बनाता है ना। रिक्वायरमेंट क्या है, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सो एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। बोलो है क्लियर। है ना। अगर हर आइटम के इक्वल चांस नहीं है सिलेक्शन के तो आपका सैंपल बायस्ड हो गया। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। Appropriateness. The population from which the samples are drawn must be relevant to the audit objective. ठीक है। If testing for overstatement of account receivable, the population might be the accounts receivable listing. क्या बोल क्या रहा है। मतलब पॉपुलेशन रेलिवेंट, रेलिवेंट पॉपुलेशन लेजर तो होता ही है रेलिवेंट नॉर्मली। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं ये चेक कर रहा हूं कि कहीं डेटर ज्यादा तो नहीं दिखा रहा। समझ रहा है? तो पॉपुलेशन क्या होगी उसकी, लिस्टिंग लो सारे डेटर्स। देखो मेरा पॉइंट समझ, ठीक है ना। अगर तुम सारे डेटर्स की लिस्टिंग नहीं लोगे, समझ रहे हो, तुमने कोई भी 5 ले लिए मान लो, क्यों एंटिटी से बोला तो वो तो 5 वही वाले दे देंगे ना जो हैं। जब तुम 100% डेटर्स की लिस्टिंग दो लोगे और उनका टोटल तुम्हारा टोटल से मैच कर रहा है, देन यू शुड सिलेक्ट फ्रॉम दोस। अदरवाइज तो सैंपल तुमको, मान लो कि तुमने तुमने बोला कि हाँ डेटर बताना जरा खूब सारे, उनके टोटल 100 डेटर, तुमने बोला 50 दे तो हमको तो 5 सैंपल निकालने, तो तुम कोई भी 40, 50 दिखा दो, हम उसमें से सैंपल निकाल लेंगे। क्या होगा। हो सकता है जो गड़बड़ वाले हैं वो आपको दिखाया जाता है। ये क्लियर है। तो जो भी सैंपल आपको निकालना है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसी टाइप की पॉपुलेशन कलेक्ट करनी है। मान लो टेस्टिंग आप काहे की कर रहे हो कि कहीं क्रेडिटर्स कम तो नहीं दिखाए, तो अब क्या करोगे, चेक। नहीं नहीं, बिल्स पेबल नहीं है। कहीं आपने क्रेडिटर कम तो नहीं दिखा रखे, तो उसकी लिस्टिंग लो और उसकी पेमेंट देखो, पेमेंट कितनी की है। नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो 20,000 का क्रेडिटर ने 18,000 दिखाया है, तो दिखाया 18,000 है, पे तो 20 ही किया होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं, क्रिएटर को कम देंगे थोड़ी मान जाएगा वो। क्लियर है। तो मैं और कोई बहुत दिन भी नहीं वेट किया होगा, मैं 31 के आसपास ही रहता हूँ, तो मैं 31 के पहले का चेक कर रहा हूँ, बट डेटा तो मेरे पास 31 के बाद का भी है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रिएटर कितने का दिख रहा है, उसके बाद उसको पेमेंट की गई होगी, तो मैं अप्रैल का पूछ रहा हूँ उससे। वो कह रहा है अरे अप्रैल का तो आपके स्कोप में नहीं आता, बोले कि नहीं वो सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट जो है वो हमारे स्कोप में आता है। बोलो क्लियर है। तो हर चीज को चेक करने के लिए तरीके अलग अलग, पॉपुलेशन भी अलग अलग। तो ये हो गया क्या, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट। तो अब देखो तुम क्वेश्चन, पॉपुलेशन के ही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। हमारी पॉपुलेशन कैसी है, हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए,
इस बात को जवाब कोई दे ही नहीं सकता जब तक कि पढ़ा ना हो। अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसमें से सैंपल निकाला जाए। दूसरा, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन में पूरे आइटम नहीं है तो फिर मत निकालो सैंपल, क्योंकि फिर तो जो नहीं दिखा रहा तुमको हो सकता है वो नहीं गड़बड़ हो। आप कैसे तय करोगे? टेस्टिंग अ कंट्रोल्स इफेक्टिवनेस ओवर द एंटायर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड रिक्वायर्स इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज फॉर दैट पीरियड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल चेक कर रहे हो मान लो, तो उसका पूरे साल का ऑपरेशन देखोगे। ये नहीं कि किसी एक महीने का उसका ऑपरेशन देख लिया और बोले कि हाँ ठीक है, कंट्रोल तो सही है। कंट्रोल पूरे साल ऑपरेट भी किया होना चाहिए। याद रखना बेटा, कंट्रोल के लिए तीन चीजें चेक करते हैं, EOC, एग्जिस्टेंस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूटी। याद रखना। समझ में आ रहा है? देखो, अपन ऐसे करते करते ना, पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें अपन लोग बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। इंटरनल कंट्रोल का EOC प्लस ऑब्जेक्टिव्स याद रहने चाहिए। सब्सटैंटिव प्रोसीजर की वो जो पूरा चार्ट है ना, वो पूरा पता होना चाहिए। TOD, टूल्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। अरे बस समझिए, वो पूरा याद होना चाहिए, है ना। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या क्या था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये करते हो आप, लेकिन टूल्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस वही है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, है ना, वो सारी है। और इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव बता दिए। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में दो टाइप के होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होता है? वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वाउचिंग ट्रांजेक्शन का होता है, वेरिफिकेशन बैलेंसेस का होता है। ये सब पूरा याद होना चाहिए। समझना रहे? फिर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये कुछ तो फिक्स्ड ही होना चाहिए तुम्हारे। क्लियर है? मतलब ऐसे ही रट जाना चाहिए ये कि भैया ये तो लिखना ही है, कहीं भी आ जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑडिटर हैज गॉन टू गिव opinion on true and fair view of the financial statement caused by material misstatement due to fraud or error। आ रहा है समझ? Reliability, the population data must be accurate and complete, so the sample is valid. Auditor must ensure that the source is credible. Unreliable data compromises the entire sampling process। पॉइंट ये कि डेटा ही सही नहीं है ना, तो सैम्पलिंग का कोई मतलब नहीं है। तो ये तीन बातें कौन कौन सी? अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी। अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी। रेलिवेंट, रिलायबल, कंप्लीट। रेलिवेंट, रिलायबल, जो पहला है ना उसको काट के या तो रेलिवेंट लिख लो। रेलिवेंट, रिलायबल, कंप्लीट, है ना। ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट, पॉपुलेशन की हर वो एंटिटी, हर वो एंट्री जिससे जिसको कि चुना जा सकता है। मतलब हर इंडिविजुअल यूनिट जिससे कि मिल करके पॉपुलेशन बनी है वो सैम्पलिंग यूनिट, जिसमें से सैंपल निकाला जा सकता है। समझ रहे? उन सैम्पलिंग यूनिट्स पर क्या लगाए जाते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स। और फिर जो कंक्लूजन है उसको अपन प्रोजेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन, क्योंकि अपन ने 10 चेक किए, एक गलत, तो अपन फिर क्या प्रोजेक्ट करेंगे कि 10% पूरी पॉपुलेशन में गलती है। ये हमारा क्या हो गया? एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे ना अपन उसको। अरे सर, एक्स्ट्रापोलेट मतलब प्रोजेक्ट करना।
10 में एक गलत मतलब 100 में 10 गलत मतलब 1000 में 100 गलत। नहीं आया समझ में। इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। क्लियर है? ठीक है। अ, फिर क्या? टेस्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल वैलिडिटी। देखो बेटा, अलग अलग असर्शंस पे ये अपने को सिखा रहा है। क्लियर है? अकाउंट्स रिसीवेबल की वैलिडिटी अगर चेक करनी है तो क्या करोगे? सैम्पलिंग यूनिट क्या होगी? कस्टमर बैलेंस और इंडिविजुअल इनवॉइसेस। रियल है कि नहीं ये ट्रांजेक्शन, तो कस्टमर का बैलेंस देख लो, या तो फिर इंडिविजुअल इनवॉइस देख लो। क्लियर है क्या? बोलो। फिर क्या बोल रहे हो बेटा? एग्जाम्पल, टेस्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल वैलिडिटी, ये हो गया। अब रिप्रेजेंटेटिवनेस, हम लोग सैंपल यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द सैम्पलिंग यूनिट? पॉपुलेशन की हर यूनिट जिसको सैंपल के तौर पर चुना जा सकता है वो क्या है? सैंपलिंग यूनिट। इन्हीं सैंपलिंग यूनिट पर क्या लगाए जाते हैं? प्रोसीजर्स। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब सैंपलिंग यूनिट आपकी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स किसके जैसे होने चाहिए? पॉपुलेशन के जैसे। एकदम आइडेंटिकल ना हो, फिर भी मिलते जुलते जरूरी है। सैंपल साइज मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड मीनिंगफुल रिजल्ट। जैसे सैंपल इतना तो होना ही चाहिए कि क्या आ जाए? मीनिंगफुल रिजल्ट है। जैसे जैसे मतलब, जैसे कि मान लो मम्मी ने खाना बनाया, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चम्मच हल्का सा, बहुत थोड़ा सा निकाला ऐसा, और अपने पूछा कि कैसा बना। तो हमने कहा समझ में ही नहीं आया उतना तो। इतना तो थोड़ी होता है, एक कटोरी दो कम से कम, या एक चम्मच फिल करके दो। तब तुम बताए ये क्या है। समझ में आ रहा है ना कि ये जो सैंपल आपने दिया ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं, थोड़ा ज्यादा चाहिए। कम से कम इतना हो कि क्या कर पाए हम? पूरी पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन बना पाए। आ रहा है समझ में? ठीक है। और हमने कहीं तो पूरा गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा अंदर ही ऐसे करके निकालो, समझ में आ रहा है? या तो फिर ऐसे अलग अलग जगह से दो सैंपल तीन सैंपल निकालो। समझ में आ रही है बात? है ना? क्लियर? और ये चीज किसी भी चीज में एप्लीकेबल हो सकती है। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ। तो सैम्पलिंग प्रोसेस, देखो सैम्पलिंग तो हम लोग कंट्रोल में भी सैम्पलिंग ही करते हैं, 100% तो कहीं नहीं हो सकती चेकिंग। टू आइडेंटिफाई deviations from expected internal controls or to identify misstatements of account balances and class of transactions। सैम्पलिंग किस पे, सैम्पलिंग प्रोसेस किस पे परफॉर्म करते हैं अपन? कंट्रोल्स। सब्सटैंटिव। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है? सब्सटैंटिव। ये क्या है? कंट्रोल्स। सब्सटैंटिव के बस दो पार्ट होता है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। तो टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं करते नॉर्मली तो अपन, इसलिए वो टेस्ट ऑफ डिटेल बोल रहा है, सीधे सीधे सब्सटैंटिव नहीं बोल रहे। नहीं आया समझ? ठीक। ये क्लियर है? ये था क्या? सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट पे शॉर्ट नोट आया। तो अब अप्रोचेस टू सैम्पलिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है ना? तो अप्रोचेस बेसिकली क्या है? स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल जो है, पहला क्या है? रैंडम सिलेक्शन यूज करता है। तो रैंडम क्या है कि बायस्ड नहीं आया समझ में? अप्लाइज प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू मेजर एंड इवैल्यूएट
सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कितनी। ये ना बहुत पर्टिकुलरली हाई फाई थ्योरी लगा करके भी किया जा सकता है। तो हम लोग जब सैम्पलिंग निकालते थे तो उसमें एक एनयूएस की यूटिलिटी होती थी एक्सेल के अंदर। समझ रहे, मतलब डिलॉयट ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू एक अपना ही क्या बना लिया था, सॉफ्टवेयर। तो वो जो सॉफ्टवेयर था ना, वो उसी के उस पर चलता था। मतलब हम जब क्या बोलते हैं उसका, उसकी एक्सेल खोलते थे जिसमें कि सैंपल थे, जिसमें की पूरी पॉपुलेशन थी, हम उसको डालते थे, वो 6-7 सैंपल निकाल देता था ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया। और उस क्राइटेरिया में हाई वैल्यू आइटम्स और रैंडमनेस और वो सब था। क्लियर, मतलब पॉइंट ये था कि जो भी कुछ आता था वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर को सिखा दिया एक तरीके से। क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, रैंडम सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, probability theory used for evaluate to evaluate result, और measurement of sampling risk। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की खास बातें क्या है? रैंडमली सिलेक्ट होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड होता है, और सैम्पलिंग रिस्क जो है वो आप मेजर कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो है वो ज्यादा साइंटिफिक है, ऑब्वियस है, क्योंकि भाई पर्टिकुलर बायस तो नहीं लगा ना ऑर्डर का। मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा साइंटिफिक है। ऑडिटर का पर्सनल बायस खत्म कर देते हैं, ऑडिटर के फंसने की संभावना ही कम हो जाती है। आ रहा है समझ? वाइड एप्लीकेशन, लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ सिमिलर आइटम्स, कंप्लायंस टेस्टिंग, रिसीवेबल कॉन्फर्मेशंस, पेरोल चेक। ठीक है ना, सिमिलर आइटम्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, वहां पर आप हमेशा क्या कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल थ्योरी लगा सकते हो। जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है तो 45,000 परचेज के ट्रांजेक्शन, तो मोस्टली अगर सिमिलर है तो आप क्या लगा सकते हो, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। Reliability. Results can be quantitatively evaluated for projection to the entire population। और है ना, मतलब जो भी रिजल्ट आया है वो आप पूरी पॉपुलेशन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। अनबायस्ड सिलेक्शन लीड्स टू मोर डिपेंडेबल कंक्लूजन्स। देखो, ऑर्डर बहुत आराम से ही बोल सकता है कि देखो मैंने नहीं चुने ये सैंपल, कंप्यूटर मुझे दी कि भैया ये चेक कर लो, मैं उन सबको क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। तो कभी भी उसको ये डर नहीं रहेगा कि मेरे ऊपर इस बात का दोष लगे कि तुमने जानबूझ के ये वाला सैंपल चुना जिसमें कोई गलती नहीं थी। क्योंकि ये किसने कर रखा है, किसने कर रखा है ये, स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैथमेटिकल उसने। रैंडम सैम्पलिंग might be chosen if there are thousands of transactions to verify in a large। समझ गए? तो अब देखो, ये भी वो टॉपिक्स है जो आते थे किसमें, वही 10 साल वाले बैच में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक तो मैंने बताया था इंटरनल कंट्रोल्स के टाइम पे कि नैरेटिव, चेकलिस्ट, क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट्स में आते थे, इनमें से एक क्वेश्चन आते रहते थे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें डायरेक्टली प्रैक्टिकली होती है वो तो फिर भी करते ही है, मतलब। ठीक है ना, चलो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है? The auditor uses personal judgment and experience to determine sample size and composition। क्लियर है? ट्रेडिशनल अप्रोच, सिलेक्ट स्पेसिफिक मंथ्स। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती थी कि देख लो, ऑडिटर रैंडमली बोल देता था कि हाँ ये अप्रैल जुलाई और सितंबर के मंथ से निकाल दो, है ना। कुछ पर्टिकुलर पेजेस सिलेक्ट कर लिए, उसमें से हाई वैल्यू आइटम देख लिए। ये ऑडिटर की प्रेफरेंस, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि सरप्राइज हो जाते हैं कि भैया कौन सा आइटम सिलेक्ट करेगा, ऑर्डर नहीं पता आपको। लेकिन इसमें पर्सनल बायस भी हो जाती है, क्योंकि हर बार वो जुलाई तो सिलेक्ट करेगा है।
आ रहा है समझ में, या कुछ भी ऐसा, या वो एंड एंड के मंथ सिलेक्ट करता है। कई बार तो बायसनेस ऐसी होती है जो हमको भी नहीं पता होती कि हम हैं बायस्ड। सुनना है, डेटा रिकॉर्ड होगा तो पता चलता है। क्लियर है? ठीक है ना? फिर नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की मेन बात है। सबसे पहली बात तो सिंपल है, इजी टू ऑपरेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है वही प्रोसीजर फॉलो कर लो, दैट्स इट। ठीक है। फिर क्रिटिसिजम्स, रिस्क ऑफ पर्सनल बायस अफेक्टिंग सैंपल सिलेक्शन। नॉट साइंटिफिक, लैक्स मैथमेटिकल बेसिस फॉर मेजरिंग सैम्पलिंग। क्या बोल रहे हैं? दिक्कत क्या है नॉन स्टैटिस्टिकल में? पर्सनल बायस हो जाएगी, और मैथमेटिकल बेसिस नहीं है। सैम्पलिंग रिस्क का तो गड़बड़ हो सकता है, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं इसमें। कैन नॉट प्रिसाइसली मेजर हाउ मच सैंपल रिजल्ट्स जो है वो मिरर करते हैं इंटायर पॉपुलेशन को। स्टैटिस्टिक्स में तो आप उसके कैलकुलेशन के पैरामीटर लगा दो, पर्सनल जजमेंट में कहाँ से लगाओगे? किसी के दिमाग के अंदर नहीं घुस सकते, पर प्रोग्राम का तो पूरा मेथोडोलॉजी चेक कर सकते हैं कि क्या सिखाया है उसको। ये क्लियर है? अब प्रैक्टिकलिटी, एक्सपीरियंस ऑडिटर कैन स्टिल इवैल्यूएट सैंपल फाइंडिंग्स वेल इनफ फॉर ऑडिट डिसीजंस। मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब विदाउट अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स से निकाल। है ना? ये कई बार क्या होता है कि ये ज्यादा बेटर होता है, तो ये ऑडिट बाय ऑडिट ना ये बदल जाता है। समझ रहे? क्योंकि अदरवाइज तो फिर अपन लोग बोलेंगे तो फिर तो स्टैटिस्टिकली बेस्ड है, पर उसकी भी अपनी समस्या है। अभी पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी में बी एक्सेसिव इफ स्ट्रॉन्ग जजमेंट एंड एडिक्वेट कंट्रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही हो जाएगा वो, एक तरीके से। ठीक है क्या? एक सेकंड। हेलो। हाँ जी। हाँ, पढ़िए। चलिए, क्या बोल रहे हैं? सैम्पलिंग एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग।
एक सेकंड। हाँ बताओ, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा कहला है? जजमेंटल वाला, नॉन स्टैटिस्टिकल नहीं। अरे नहीं, ये तो अलग ही बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं देखो, ट्रेडिशनल में तो 100% चेकिंग होती थी और टाइम कंज्यूमिंग था, रिलायबल भी नहीं था। इंटरनल कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव है तो 100% चेकिंग का तो कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता। क्लियर है? और पास्ट में क्या होता था, ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम वगैरह कम होता था, तो सोच सकते थे फिर भी। आज के डेट में इम्पॉसिबल है मतलब। तो सैम्पलिंग में करता क्या है, वाटर से पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन चेक करता है और इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करता है। रिलाई कैसे करता है? चेक करके। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है तो स्मॉलर सैंपल निकालेगा, वीक कंट्रोल है तो लार्ज। ये क्लियर है? की कंसिडरेशन, रिलायबिलिटी नॉट एब्सोल्यूट। तो मतलब सैम्पलिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? एस्टिमेशन और इनहेरेंट सैम्पलिंग रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ? आप रीजनेबल ही देखो, हर चीज में ना आप जो भरोसा कर सकते हो वो कैसा वाला है? रीजनेबल। एब्सोल्यूट तो आप कर ही नहीं सकते। क्लियर है ना? तो reliability not absolute. Sampling involves estimation and inherent sampling risk. 100% checking also does not guarantee absolute certainty. ये क्लियर है क्या? आप तो 100% चेकिंग कर लो तो भी हो सकता है कि चेकिंग करते समय कुछ गड़बड़ हो गई। तो फिर रिलायबिलिटी तो एब्सोल्यूट तो आपको अश्योरेंस मिल नहीं सकता। तो दो बातें हैं, एक है एक्सपेक्टेड एरर और एक है टॉलरेबल एरर। पर ये थोड़ा सा बदल गया है डिस्कशन, लेकिन चलो ठीक है। व्हाट इज टॉलरेबल एरर, ये अलग से आता है कई बार। बताओ व्हाट इज टॉलरेबल एरर, कितना सह सकते हो? बेसिकली इसको मटीरियलिटी टाइप आप कह सकते हो। व्हाट टू डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ एरर इज एक्सेप्टेबल। इसमें टॉलरेबल एरर, टॉलरेबल वर्ड इसलिए यूज करें क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स की बात हो रही है। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक जनरल भी है, ठीक है। तो जैसे मान लो ऑर्टर ने बोला कि 2% से ऊपर का वेरिएशन नहीं सह पाएंगे, क्योंकि वैसे भी सैंपल चेक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो मैं सैंपल चेक कर रहा हूँ उसमें मेरा 98% चीजें सही होनी चाहिए, नहीं तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। और फिर या तो मुझे ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी जब तक कि मेरे को 98% का कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, और ज्यादा गलतियां आ जाएंगी तो वो मटेरियल स्टेटमेंट में आ जाएगी। क्लियर? फिर ऑडिटर का जो प्रोफेशनल जजमेंट है उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड लगाऊं कि नॉन स्टैटिस्टिकल। ठीक है ना? Sample size alone does not define whether a method is statistical or non-statistical. या ऐसा नहीं होता कि स्टैटिस्टिकल में ज्यादा निकल जाए सैंपल या नॉन स्टैटिस्टिकल में ज्यादा निकल जाए।
सैंपल साइज से आप ये जज कर ही नहीं सकते। ये क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्चुअली में डिस्कशन है सैंपल साइज। हाउ टू डिसाइड हाउ मेनी सैंपल। तो इसमें ना आगे का भी डिस्कशन लिखना, सबसे आगे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मोर तो मोर सैंपल है ना, लेस तो लेस सैंपल, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? हाँ, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वीक तो मोर सैंपल और स्ट्रॉन्ग तो लेस। एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिलायबिलिटी ज्यादा है तो सैंपल साइज कम होगा। टॉलरेबल एरर रेंज, टॉलरेबल एरर कम होगा तो सैंपल साइज ज्यादा। लिखो लिखो सब, सबके आगे थोड़ा थोड़ा लिख लो ना। टॉलरेबल एरर रेंज और टॉलरेबल एरर लेस, सैंपल मोर, है ना? एडिक्वेसी रिलायबिलिटी, मोर रिलायबिलिटी लेस नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है? ठीक है, फिर डिजायर्ड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, मोर तो डिजायर्ड डिग्री ऑफ, डिजायर्ड मोर है, कॉन्फिडेंस ज्यादा रिक्वायर्ड है तो ज्यादा सैंपल। ये एमसीक्यू गलत करवा देता है। आ रहा है समझ? ये वाले क्वेश्चंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के गलत होते हुए मैंने देखे। मतलब इंस्टीट्यूट का एक क्विज था, एक बार मैं गया था, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे वो तक गलत कर दे रहे थे। उसमें सही था, उन लोगों ने बोला कि अरे इसमें तो गलत दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ही गलत किया गया। आ रहा है समझ? ठीक है ना? इतना खतरनाक है। चलो, ठीक है। फिर क्या है? अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोचेस, है ना? तो मेन डिफरेंस क्या है? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग रिजल्ट्स कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड फॉर एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी। देखो, स्टैटिस्टिकल दिखाते हो तो हर चीज आपने तय करी होगी, पर नॉन स्टैटिस्टिकल जिसको जजमेंटल भी बोलते हैं, उसमें क्या है? इसको ऑब्जेक्टिवली आप मेजर नहीं कर सकते कि ये किस हद तक, ये सेंस वाला ज्यादा है, फील वाला ज्यादा है कि नहीं यार, मेरे एक्सपीरियंस है तो सही है। आ रहा है समझ? इसको आप स्टैटिस्टिकली मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है? एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, है ना? तो सबसे मेन बात तो ये है कि पॉपुलेशन का साइज बढ़ने से ना सैंपल साइज उतना नहीं बढ़ता, किसमें? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। ये भी वो पैच में हम आ गए हैं जो कि काफी पूछा जाता रहा है, मतलब पास्ट में भी। ना इंपॉर्टेंट में पास्ट में जितनी बार आया है उसके बेसिस को बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन मोर डिफेंसिबल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, मतलब ये मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। आ रहा है समझ? एक नंबर ऑफ पर्टिकुलर जजमेंटल है, स्टैटिस्टिकल नहीं है। समझ आ रहा है? स्टैटिस्टिकल जजमेंटल है मतलब, क्योंकि आया है बहुत बार,
बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मुझे जजमेंट में लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन मतलब बायसनेस नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है ना। और डिफाइंड मिनिमम सैंपल साइज मतलब स्टैटिस्टिकल जो होता है ना, वो तय कर देता है कि भैया इतनी पॉपुलेशन है तो इतने सैंपल आपको चेक करने पड़ेंगे। वो सब एक्यूरेटली कौन कर ले रहा है? सैंपल। नहीं आ रहा। देखो, सैम्पलिंग एक टॉपिक भी था आप लोगों को मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर है? अब वो क्या होता है ना, अपन लोग थ्योरी के पॉइंट से पढ़ लेते हैं वैसे, लेकिन एक्चुअली में वो ना उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हुआ करते थे हमारे टाइम में, फाउंडेशन में। उसमें एक्चुअली में अलग अलग तरह के टेस्ट होते थे, आई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, जिन सबसे हम लोग ये एस्टिमेट करते थे कि हम कितने कॉन्फिडेंस लेवल पर इसमें निकाल पा रहे हैं। जिसमें हम क्या निकाल पाते थे, वो एक्चुअली में पता काय के लिए होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक वगैरह के लिए। समझ में आ रहा है कि आप 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें डिफेक्टिव का रेट कितना है, कॉन्फिडेंस कितने परसेंट है। तो सेम मेथोडोलॉजी एनालॉजी अपन किस में यूज कर सकते थे? ऑडिट सैंपल्स में, कि वो जो सैंपल है वो कितने परसेंट कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको कि वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? ट्रू पॉपुलेशन। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो मोर डिफेंसिबल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, allows estimating the minimum sample size for a given risk level। एक पर्टिकुलर रिस्क लेवल के लिए, मतलब हर रिस्क लेवल के लिए एक मिनिमम सैंपल साइज समझ लो कि कहलाया, जो कि कौन डिफाइन कर देगा? स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें आपका जजमेंट नहीं आ रहा, तो फिर आपके ऊपर बात भी नहीं आ रही। क्लियर है? कैलकुलेटेड रिस्क एंड प्रिसिशन। ठीक है। इससे सैम्पलिंग रिस्क मेजर किया जा सकता है। सैम्पलिंग रिस्क वो होता है जिसको कि आप नंबर ऑफ सैंपल बढ़ा करके रिड्यूस कर सकते हो, तो इसमें आपको पता रहता है कि कितना सैम्पलिंग रिस्क है। ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग, देखो स्टैटिस्टिकल के कुल मिलाकर के ये बोल रहा है कि काफी फायदे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। पोटेंशियली फ्यूअर क्लरिकल और प्रोसेसिंग मिस्टेक सिंस टेस्टिंग इज मोर फोकस्ड। साइंटिफिक एंड वाइडली एक्सेप्टेड प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। सबसे मेन तो ऑडिटर के बचने में बड़ा काम आएगा। तो ये देखो, मेरा कोई बायसनेस था ही नहीं इसमें। ठीक है। सिचुएशंस वेयर, अब बुराई कर रहे हैं, अभी एडवांटेज की, अब अपन क्या कर रहे हैं? डिसएडवांटेज। ठीक है। सबसे पहले एग्जैक्ट एक्यूरेसी नीडेड, द ऑडिटर मस्ट चेक एवरी डिटेल। जब सैंपल निकला है तो सैंपल की तो हर एक चीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है। इफ अनदर मेथड प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम और विथ लेस एफर्ट। कई बार क्या होता है, एनालिटिकल में कर सकता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर सैंपल सिलेक्शन में नहीं जाऊंगा, उस चीज का तो सैंपल ही नहीं सिलेक्ट करूंगा, तो फिर मैं काय को करूंगा? मेरे पास दूसरे तरीके हैं, जैसे रेंट चेक करना है तो मैं सैंपलिंग थोड़ी निकालूंगा उसका, मैं क्या करूंगा? उसका एनालिटिकल कर लूंगा। नॉलेज गैप, द ऑडिट स्टाफ लैक्स ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द। अब स्टैटिस्टिक्स के लगाने के साथ समस्या ये है कि उसका नॉलेज भी होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर है ना? सैम्पलिंग प्रोसेस, सबसे पहले आप डिजाइनिंग करते हो, सैंपल साइज तय करते हो, फिर सैंपल सिलेक्ट करते हो, प्रोसीजर्स लगाते हो। प्रोसीजर लगाने के बाद अगर मान लो कोई डिविएशन आता है, तो डिविएशन का नेचर एंड कॉज, फिर जितने आपके डिविएशन है परसेंटेज में, उसको पूरी पॉपुलेशन पे एक्सट्रापोलेट करते हो। 10%, 10 में से एक गलत तो 100 में से 10 गलत होंगे, ये समझ में आ रहा है ना? उन्होंने 10 का सैंपल निकाला, एक गलत निकला, मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि 10% मिस्टेक्स है। प्रोजेक्टिंग, फिर इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट। क्लियर है ना? कल करें इसको, ठीक? इसको थोड़ा रीड करके आना, तो फिर अपन लोग इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, चलेगा? है ना? आंसर लिख करके चालू कर दो, आंसर लिखना चालू किए? बेटा आंसर लिखना चालू कर दो ना, वो तो बहुत ही जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा कोई काम।